आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं सीईटी के अंदर आने वाले राजस्थान जीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भौतिक प्रदेश से रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सब वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो हम देखने वाले हैं राजस्थान ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपकी आगामी परीक्षा सीईटी के लिए जो भी मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं आपकी राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर। फर्स्ट चैप्टर राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम इसकी वीडियो में देखने वाले हैं। आपके भौतिक प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन मुश्किल से ही इस वीडियो से बाहर जा सकते हैं, अन्यथा सभी क्वेश्चन जो भी मोस्ट हो सकते हैं उन्हीं सभी को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आ जाता है हमारा, और हर प्रश्न के साथ साथ मैं आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अधिक प्रश्न सोल्व करने की बजाय मैं आपको थ्योरेटिकल तरीके से समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो देखिए अब इसे ऑप्शन तो आपको सभी पता है। देखिए इसको समझने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं जो नेक्स्ट स्टूडेंट है। देखो राजस्थान को हम 4 भौतिक प्रदेशों में बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 4 लकीर खींच दी, ये 1 खींच दी, ये 2 खींच दी, ये 3 खींच दी, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र बनता है यहाँ पे अपने रेगिस्तान, इसलिए इसे कह दिया गया थार का मरुस्थल या फिर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में बीच में देख लेते हैं अपनी पहाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला आ जाती है, तो इसलिए कहते हैं इसे अरावली पर्वतमालीय प्रदेश। थर्ड में फिर यहाँ पर हमारे मैदान आ जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कह दिया जाता है पूर्व का मैदानी प्रदेश। क्या कह दिया जाता है? पूर्व का मैदानी प्रदेश। और लास्ट में हमारे 4 जिलों का एक क्षेत्र बनता है जिसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पठार है। देखिए एक तो पहाड़ी होती है और एक होते हैं पठार वो होते हैं जहाँ पे जनजाति निवास कर सकती है, यानी कुछ इस प्रकार। देखिए पहाड़ी डूंगर इस प्रकार के होते हैं, और पठार कुछ इस प्रकार से होते हैं, ऊंचे होते हैं, यानी जमीन से समुद्र से काफ़ी ऊंचे होते हैं, लेकिन समतल होते हैं जिन पर जनजाति निवास कर सकती है। और इसी को बोलते हैं हाड़ौती का पठार, क्योंकि हाड़ा जनजाति निवास करती थी, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 4 जिले आते हैं हमारा, झालावाड़, बारां, कोटा और बूंदी, ठीक है। तो इसमें इस तरह से कुल मिला के हमारे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए भौतिक प्रदेश से रिलेटेड आपको जितनी भी जानकारी बन सकती है मैं एक बार आपके साथ वो सारी डिक्लेयर कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना पड़े, क्योंकि हम एक बार ही देख लेते हैं ताकि बार बार हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और भी ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो अब सब हम देख लेते हैं। देखिए हमने तो देख लिया कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट हमारा ये वाला पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सेकंड अरावली पर्वतमाला, थर्ड पूर्व का मैदान जो कि ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये पूर्व का मैदान, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये अरावली पर्वतमाला, यानी यहाँ पे पहाड़ी पर्वतमालाएं हैं। उसके बाद में ये मैदानी क्षेत्र आ जाता है और ये पठारी क्षेत्र, पहाड़ी के पठारी क्षेत्र आ जाता है। देखिए सबसे पहले बात हम देख लेते हैं कि पहाड़ी और पठारी क्षेत्र में क्या अंतर होता है। देखिए मैं आपको जूम करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो समुद्र तल है हमारा, समुद्र तल, ठीक है, ये समुद्र तल मान लेते हैं हम, ब्लू से ले लेते हैं इसको, ये समुद्र तल हमारा है, ठीक है। ये तल क्या है? समुद्र तल है। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश, इनसे क्वेश्चन बन सकता है हल्के मतलब, ठीक है। समुद्र तल से जो 300 मीटर की ऊंचाई पर जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं मैदानी क्षेत्र। क्या कहते हैं? मैदानी क्षेत्र। ये क्षेत्र होता है, ये 300 मीटर पर जो क्षेत्र होते हैं समुद्र से उन्हें मैदानी क्षेत्र कहते हैं। फिर थोड़े से अगर उठे होते हैं, यानी कि समथिंग 600 मीटर से पर ऊपर से समतल होते हैं, ऐसे समतल होते हैं, उन्हें कहते हैं पठारी क्षेत्र। जैसे कि हमारा हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, ये क्या होता है? 600 मीटर ऊंचे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? 600 मीटर ऊंचे होते हैं, उन्हें पठारी क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि हमारा हाड़ौती का पठार वो पठारी क्षेत्र के अंदर आता है। अब बात कर रहे हैं अगर 600 मीटर के बाद जो कुछ इस तरह से होती हैं 1800 मीटर, उन्हें कहते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र। कितनी? समुद्र तल से 1800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को, भूभाग को पठारी क्षेत्र कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पठारी क्षेत्र। क्या कहलाएंगे? पठारी क्षेत्र, ठीक है। 1800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। बात करते हैं 1800 मीटर से अधिक, यानी कि 2700 मीटर, समुद्र तल से 2700 मीटर ऊंचे कोई क्षेत्र होता है तो उसे कहते हैं पहाड़। क्या कहते हैं? पहाड़। और अगर 2700 मीटर से भी अधिक चला जाए, क्या चला जाए? 2700 मीटर से भी अधिक चला जाता है उसे कहते हैं पर्वत। क्या कहते हैं? पर्वत। 2700 मीटर से भी अधिक चला जाए तो उसे कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान का पश्चिमी भूभाग, यानी कि पश्चिम भूभाग कुल कितना क्षेत्रफल है? जो हमारे 4 भौतिक प्रदेश है उसमें जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वह कितने भूभाग पर फैला हुआ है? तो वह 61% भूभाग पर फैला हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा कितने प्रतिशत? 61% भूभाग पर फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजस्थान के
मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीईटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। थार के मरुस्थल के नाम से हमारे राजस्थान के मरुस्थल को जाना जाता है। किसके नाम से? थार के मरुस्थल में। पाकिस्तान के अंदर इसी थार के मरुस्थल को एक भद्दे शब्द के तौर पे प्रयोग में किया जाता है, जिसे कहते हैं चोलिस्तान। ठीक है, ये शब्द ऐसा ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के नाम भी ऐसे होते हैं। और हमारे राजस्थान में से कहा जाता है थार का मरुस्थल, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले कुओं को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है? जोहड़, डिंगी, टांका या फिर तगाड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, गत परीक्षा में आ भी चुका है। तो याद रखिएगा, जोहड़ के नाम से जाना जाता है। जो कुएं होते हैं उन्हें जोहड़ के नाम से कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार टीलों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, टीले से रिलेटेड आपके काफी क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सभी बता दूंगा। ठीक है, अब ये पूछ रहे अर्धचंद्राकार यानी कुछ इस प्रकार के बनते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति के बनते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, खड़ीन, बरखान, होरी या फिर प्याला। प्याला तो गलत, होरी भी गलत, बचते हैं आपके पास 2 ऑप्शन। उन्हें क्या कहते हैं? बरखान। और इसी को बरछान के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार की आकृति में बनते हैं, उन्हें कहते हैं बरखान या बरछान। ठीक है, अब देखिए कितने प्रकार के यानी बालू का स्तूप होते हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके 3-4 प्रकार के मोस्ट तरह के बालू का स्तूप होते हैं। पहला आता है हमारा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, याद रखिएगा, क्या? अनुदैर्घ्य, ये इसमें लिखा नहीं आ रहा है इसलिए नाम याद रखिएगा। तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कुछ इस प्रकार से बनते हैं, यानी पवन की गति में बनते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे ये रेगिस्तान हो गया, तो यहाँ पे रेगिस्तान में बालू का स्तूप हवा की लहर से उठ चलकर कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, उन्हें कहते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। पवन की दिशा के अनुसार बनने वाले बालू का स्तूपों को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और है जो कि आपके मोस्ट है, ज़्यादातर तो 3 ही मोस्ट है। बरखान जो कि मैंने आपको बता दिया, अर्धचंद्राकार आकृति का, और सेकंड जो मैंने आपको बता दिया अनुदैर्घ्य, और थर्ड जो समकोण पर बनते हैं, कुछ इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई कुछ इस प्रकार से बनते हैं, इन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ, याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, जो कि समकोण पर बनते हैं, किसी भी सहारे की सहायता से कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जैसे कोई अवरोध हो गया ये, और इस अवरोध के यहाँ पे धीरे धीरे हवा के चलते चलते मिट्टी जमने लग जाती है, यानी रेत जमने लग जाती है, उसे कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ, याद रखिएगा। और तारानुमा आकृति में बनने वाले तारों का बालू का स्तूप, ये तो आपको पता ही है, तारानुमा वाला था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट ज़्यादा समय कमाते हुए। राजस्थान के किस प्रदेश को बागड़ के नाम से जाना जाता है? एक याद रखिएगा, बागड़, और एक होता है बांगड़। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहे हैं हमसे बागड़ किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर, जोधपुर नहीं, भीलवाड़ा, बूंदी नहीं, अजमेर, टोंक नहीं। राइट आंसर डूंगरपुर और बाड़मेर के क्षेत्र को बागड़ के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ना ज़्यादा समय गवाते हुए। अरावली पर्वतमाला श्रृंखला, जो कि मैंने आपको बताया भौतिक प्रदेश के अंदर, इसकी कुल लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ना कि राजस्थान की लंबाई, कुल लंबाई इसकी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान में पूछे तो 550, और यहाँ पे कुल लंबाई पूछ रहा है 680, 682, 550 या फिर 692। और आप में से अधिकतर लोगों को पता होगी, आई होप। तो इसका राइट आंसर है 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जो कि अपने गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। गुजरात के बाद फिर समुद्र तल में चली जाती है नीचे, लेकिन गुजरात से दिल्ली तक ये फैली हुई है, जिसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और अगर पूछे राजस्थान के अंदर कितनी है, तो 550 किलोमीटर राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर टोटल पूछे तो 692 किलोमीटर, याद रखिएगा, अरावली पर्वतमाला। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का घटते हुए ऊंचाई अनुक्रम बताना है, यानी कि सबसे पहले घटते यानी बढ़ते हुई, फिर घटती, फिर घटती घटती, इस प्रकार से बताना है। तो ये ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। हमारे जो राजस्थान का नक्शा है कुछ इस प्रकार से समकोण चतुर्भुज मान लेते हैं अपन, तो वहाँ पे यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है, जो कि सुरोही से इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, फिर राजसमंद से फिर धीरे धीरे अजमेर होती है, और फिर घटती हुई चली जाती है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी ऊंचाई घटती जाती है। बात करते हैं अगर चौड़ाई की, तो चौड़ाई बांसवाड़ा से राजसमंद, ठीक है, बांसवाड़ा से राजसमंद की तरफ इसकी चौड़ाई बढ़ती है, और ऊंचाई सिरोही से राजसमंद, ठीक है, फिर घटती चली जाती है, घटती चली जाती है।
सिरोही से हमारे यहाँ पे झुंझुनू तक अंत में राजस्थान के। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गुरु शिखर की कुल ऊंचाई कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 729, 727, 782 या फिर 539। इस क्वेश्चन का आंसर आप में से अधिक लोगों को पता होगा। 722 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात करें कहाँ पे स्थित है तो याद रखिएगा सिरोही में स्थित है। सिरोही में क्या स्थित है? सिरोही में गुरु शिखर पर्वतमाला स्थित है और माउंट आबू भी सिरोही में स्थित है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरावली की खो नामक चोटी कहाँ स्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह जयपुर में स्थित है। अगर बात करें हम जयपुर में और कौन कौन सी चोटियाँ स्थित है तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए खो तो जयपुर में है ही, ठीक है। खो के बाद हमारी बरवाड़ा है, सेवर की पहाड़ियाँ हैं, नहासर की पहाड़ियाँ हैं, बैराठ की पहाड़ियाँ हैं। ये सभी कहाँ पे? जयपुर में, ठीक है। बैराठ की पहाड़ी हो गई और हमारे बरवाड़ा, सेवर की पहाड़ियाँ और खो, ये सभी जयपुर में स्थित हैं। रघुनाथगढ़ की बात करें तो रघुनाथगढ़ सॉरी बबई तो हमारे सीकर में और झुंझुनू में स्थित है रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ। बात करते हैं अलवर के अंदर कौन कौन सी पहाड़ी स्थित है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, भानगढ़, बिलाली और भरोचा, ये सब अलवर के अंदर स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जगरा नामक चोटी किस जिले में स्थित है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजसमंद, अलवर, उदयपुर या फिर सिरोही? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, उदयपुर में स्थित है। देखिए अगर चोटियों की मैं तो अगर आपको डिटेल से कुछ बताने की कोशिश करूँ, थोड़ा बहुत समझाने की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम गुरु शिखर की। कौन सी? गुरु शिखर की, ठीक है। गुरु शिखर की बात करते हैं तो इसकी लंबाई मैंने आपको बताई दी, 1722 मीटर इसकी लंबाई है, जो कि सिरोही में स्थित है। इसके अलावा सिरोही में स्थित है शेर, ये भी सिरोही में स्थित है। इसके अलावा दिलवाड़ा भी सिरोही में स्थित है। उसके बाद में देखिए जगरा उदयपुर में स्थित है। अचलगढ़ की बात करें तो अचलगढ़ भी सिरोही में स्थित है और कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न हमारा आता है, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? जो कि मैंने आपको पहले बताया, ऊपरमाल, कांठल या फिर बरखान या फिर बांगड़। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को पूछ रहा है, ठीक है, ना कि बांगड़ वाले क्षेत्र को, ठीक है। याद रखने की कोशिश कीजिए। तो उस क्षेत्र को कहा जाता है कांठल प्रदेश। क्या कहा जाता है? कांठल, याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जल्दी करने की कोशिश करते हैं। प्याला या फिर टांड किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थल क्षेत्र में बनने वाली अस्थायी झीलों को प्याला या फिर डांड कहा जाता है। किसको? अस्थायी झीलों को प्याला व डांड कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मरुस्थल की उत्तरी पूर्वी उच्च भूमि एवं दक्षिणी पश्चिमी निम्न भूमि को क्या कहा जाता है? तो थली या फिर तली कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है तारा स्तूप, यानी कि जो रेत का टीले होते हैं उन्हें कहते हैं स्तूप, निम्न में से किन जिलों में पाए जाते हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गंगानगर और जैसलमेर में पाए जाते हैं तारानुमा स्तूप, जो कि मैंने आपको बताए थे, बरखान, बरछान, वो सभी, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, पश्चिमी बालुका मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र को किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुमूल्य है? तो वो है टर्सियन या फिर प्लेस्टोसिन युग। ये क्वेश्चन आपकी सीईटी के अंदर मुश्किल ही पूछा जाएगा, इतना डीपली नहीं पूछेगा। अगला प्रश्न चलते हैं। राजस्थान के उत्तर पश्चिम में शुष्क मैदान प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लूनी नदी, ठीक है। नदी के डिटेल से वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अगले प्रश्न को चलते हैं। आंकड़ा वुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भूभाग में स्थित है। कौन सा? आंकड़ा वुड फॉसिल पार्क, याद रखेगा। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान की किस दिशा में सतलज एवं व्यास नदियों का मैदान है? राजस्थान की किस दिशा में सतलज, यहाँ पे आपको नदी का टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब जाके आप इसका आंसर दे सकते हैं। सतलज एवं व्यास नदियों का क्षेत्र किसमें है? उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण पूर्व, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व? ये तो बिल्कुल ही कट फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुछ और मोस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? शुष्क एवं विषम जलवायु, रेतीली बलुई मिट्टी, ढलान, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या फिर न्यूनतम तापांतर। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसका आंसर सोचने की कोशिश कीजिए, कौन सा आंसर आपके लिए सही रहेगा इसके अंदर। एक तो हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए अगर आपका क्वेश्चन समझ नहीं आता तो। इसका राइट आंसर है न्यूनतम तापांतर, ठीक है।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आता है, लूनी बेसिन नागौर उच्च प्रदेश एवं घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उपक्षेत्र है? उत्तर पश्चिमी शुष्क प्रदेश के क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। राज्य का कौन सा क्षेत्र बांगड़ प्रदेश के नाम से कहलाता है? वो था बागड़, यह है बांगड़, ठीक है। बांगड़, देखिए अगर आपको मैं क्लियरली टॉपिक क्लियर करूँ तो देखिए राजस्थान में कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, राजस्थान में ऊपर जो क्षेत्र था हमारे सीकर झुंझुनू वाला, नागौर सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र, इसमें तो नए की बिंदी लगा देना, नए की तो बांगड़ प्रदेश हो जाता है। और अगर नए की बिंदी को हटा दो तो इधर आ जाओ फिर प्रतापगढ़ साइड, तो ये हो गया बांगड़ प्रदेश, ठीक है। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर वाले एरिया को कहते हैं फिर बागड़ प्रदेश। बांगड़ और बागड़, नए की बिंदी हटाई, नीचे टपक गया, नीचे आ गया हमारे प्रतापगढ़ और डूंगरवाड़ा बांसवाड़ा ये सब, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है? इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं, पूछ लेते हैं कि राजस्थान के मध्य में कौन सा स्थित है, दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा स्थित है। तो देखिए ऑप्शन बहुत अच्छे से दे रखे हैं, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ तो बिल्कुल गलत, धौलपुर पूर्व में चला गया। पूर्व का सबसे छोटा जिला भी, राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी धौलपुर, क्षेत्रफल 30-33 किलोमीटर। बात करते हैं सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर भी दक्षिण पूर्व में बनता है, लेकिन सही मायने में दक्षिण पूर्व का जिला बनेगा हमारे बारां, ठीक है, याद रखिएगा। सवाई माधोपुर भी हमारा पूर्व का बन जाता है, ना कि दक्षिण पूर्व का, ठीक है, इसलिए बारां इसका राइट आंसर है, अगर आपने राजस्थान का मैप देखा हुआ था। अगला प्रश्न आता है हमारा, ताल छापर और पडिहारा रन क्षेत्र किसे कहा जाता है? शेखावटी क्षेत्र को कहा जाता है, याद रखिएगा, ताल छापर क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थलीय जिले के नाम से घोषित किया है? तो 12 जिलों को घोषित किया है, याद रखिएगा आप। राजस्थान के में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कितने क्षेत्र में स्थित हैं? याद रखिएगा, पश्चिम क्षेत्र में स्थित हैं, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। जितने भी बड़े बड़े जिले जैसे कि हमारा जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और हमारा बांसवाड़ा, ये सभी पश्चिम में स्थित है राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े ज़िले हैं। अगर राजस्थान का आपने मैप देखा हो तो, ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, इजी क्वेश्चन। राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? असत्य छांटना है। देखिए, उत्तर पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है, पहला ही वाक्य गलत है। पश्चिमी बालू का मैदानी टेथिस सागर के अवशेष है, बिल्कुल राइट। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना का भूभाग है, बिल्कुल सही। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से है, बिल्कुल सही, पहला ही गलत था। तो ये क्वेश्चन अपने कुछ देखे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं चाहता था और भी क्वेश्चन ला सकता था, इनके मोस्ट क्वेश्चन और भी टॉपिक के ला सकता हूँ। अगर आप चाहें तो, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और क्वेश्चन लेके आऊँ तो मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हर प्रश्न की डिटेल के साथ लेके आऊँ तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट कीजिए। और CET से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के मोस्ट क्वेश्चन चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट